दोस्तों बिहार पुलिस दरोगा की नई बहाली जो है निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रोबेशन डिपार्टमेंट यानी जो मद्य निषेध डिपार्टमेंट है ना, उसमें एसआई प्रोबेशन की जो है बहाली यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। सब इंस्पेक्टर जिसको हम लोग दरोगा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरोगा के पोस्ट पे जो है बहाली निकल कर आ चुकी है। 27 फरवरी से जो है इसका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। इसका जो है आधिकारिक सूचना आ चुका है। किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, आपकी हाइट क्या रखी जाएगी, इसके अलावा एज के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आपका जो है ग्रेजुएशन, इसमें जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वो कब तक आप पास कर चुके हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, फी कटा देते हैं, जब बाद में जो है फॉर्म भरने जाते हैं ना सेकेंड पार्ट, क्योंकि यहाँ पे पहले पार्ट में ही फी लग जाता है फॉर्म भरते समय, तो सेकेंड पार्ट जब भरने जाते हैं तो वहाँ पे अनएलिजिबल हो जाते हैं। तो उस केस में आप लोग काफी ज्यादा गलती कर देते हैं, आपका फी रिफंड वगैरह भी नहीं होता है। तो पहले आप समझ लीजिए कौन लोग फॉर्म भरेंगे, हाइट, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, दौड़, सब चीज हम आपको बताएंगे। आधिकारिक सूचना पे मैं आपको रख के ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ये जो है आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें आपको बताया गया अवर निरीक्षक मद्य निषेध, यानी जो पद का नाम होगा सब इंस्पेक्टर प्रोबेशन के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, यानी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो है 27 मार्च। विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 01/2025, यानी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार की एक जो है ये विभाग है, इसके अंतर्गत जो है मद्य निषेध एवं निबंधन दोनों विभाग जो है यहाँ पे चलती है। इसके अंतर्गत अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो है यहाँ पे बहाली निकाली जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर प्रोबेशन लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। 28 पदों पे बहाली यहाँ पे निकाली गई है। अब काफी सारे लोग ये 28 पद देख के जो है भाग जाएंगे। देखिए ये डिपार्टमेंट ही थोड़ा सा अलग है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे बहाली निकाली, थोड़ा सा आपको बहाली जो है कम देखने को मिलेगी। तो ये फ्रेंड्स वैकेंसी है, 28 पदों पे बहाली है। आप लोग जो है 28 पद देके घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पे पद इसी तरह से होते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत जो है लिमिटेड डिपार्टमेंट है ये। अब दरोगा में जो आपका गृह विभाग करता है बहाली वो अलग है और ये अलग है, समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कम है। पिछली बार वैकेंसी थी तो शायद 59 पद के आसपास बहाली आई थी और इस बार 28 पद आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्योंकि विभाग ही छोटा है तो वैकेंसी भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। अब ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो 27 फरवरी से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म को भरना है। एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही जो है फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप मल्टीपल फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है काफी सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब बात आती है पात्रता के बारे में कि एलिजिबल कौन है फॉर्म भरने के लिए। देखिए जो इंडियन है वो फॉर्म भरेंगे, यानी अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन किसी भी विषय से आपने कर रखा हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 अगस्त 2024 के पहले, यानी उस दिन तक या उससे पहले का आप ग्रेजुएशन पास किए तो फॉर्म भर सकते हैं। काफी सारे लोग जो है 1 अगस्त 2024 के बाद भी ग्रेजुएशन तो पास किए होंगे, तो इसके बाद अगर आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, इसके अलावा फी भी आप फी जमा कर देंगे। लेकिन जब आप जो है सेकेंड फेज पे जाएंगे, सेकेंड फेज पे, तो आपका जो है वहाँ पे फॉर्म ही नहीं भरा पाएगा, तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म जो भरे जाते हैं वो आपको जो है पहला स्टेप में आपका जो फी लग जाता है, फिर दूसरा स्टेप में जो है आपका फॉर्म फिल होता है जिसमें फोटो वगैरह क्वालिफिकेशन, तो दूसरा स्टेप आप नहीं कर पाएंगे। तो ये विशेष ध्यान देना है आपको। तो ये आपका क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। इस तरह के बाद बताएगा उम्र सीमा की गणना, तो 1 अगस्त 2024 के ही आधार पे आपका उम्र सीमा गणना किया जाएगा। यानी आपका उम्र जो है, अगर आप जनरल से हैं, पुरुष हैं, तो आपका उम्र जो 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ये विशेष ध्यान देना है। मिनिमम न्यूनतम उम्र 20 वर्ष रखा गया है। और 1 अगस्त 2024 को यहाँ पे आपको गणना करना मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग। इसकी वजह से अधिकतम उम्र बोला गया है यहाँ पे 37 वर्ष, और महिला के लिए जो है 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जनरल कैटेगरी में। जी दोस्तों, मेरी तरफ जनरल मेल के लिए जो आपका उम्र सीमा है 20 से लेकर 37 वर्ष। अदर स्टेट वाले भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी फीमेल कोई है तो उनके लिए यहाँ पे जो है आपका 20 से लेकर 40 वर्ष तक। लेकिन ये जनरल फीमेल जो है वो सिर्फ बिहार के निवासी तो ही फॉर्म भर सकता है, मतलब ये 20 से 40 वर्ष का छूट ले सकता है। अदर स्टेट का है उससे कोई मतलब नहीं, अदर स्टेट सबका जो है मेल फीमेल सबका 20 से 37 हो जाएगा। इसकी वजह से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए, यानी बीसी और जो ईबीसी कैटेगरी है उनके लिए उम्र जो है यहाँ पे 20 से लेकर यहाँ पे 40 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। इसकी वजह से यहाँ पे एससी एसटी के लिए जो है आपका 20 से लेकर 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो सरकारी सेवक है उनके लिए भी यहाँ पे 5 वर्षों की छूट दी जा रही है। इसके अलावा असैनिक पदों पर नियुक्त तो भूतपूर्व सैनिक की जो है उनके लिए 3 वर्षों की छूट यहाँ पे दी जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो है उम्र सीमा जो है मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग गणना किया जाएगा। अब बात आती है शारीरिक मापदंड, आपकी ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हाइट भी मैंने रखता है। यहाँ पे देखिए बोला गया कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, मतलब इसमें जो फिजिकल होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा फ्रेंड्स वो आपका जो है मेंस एग्जाम इसमें होता है, यानी सबसे पहले आपको प्री होगा, फिर आपका जो है मेंस होगा और फिर आपका फिजिकल होगा। तो जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा मेंस एग्जाम पे निर्भर करता है। तो इसमें हाइट और दौड़
लॉन्ग जंप, गोला फेंक सब होगा, लेकिन इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे बिहार पुलिस में क्या होता है कांस्टेबल वाले पद पे कि आपको जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट फिजिकल पे होता है, लेकिन यहाँ पे कोई जो है आपको फिजिकल पे मार्क्स नहीं मिलता है, सिर्फ मेंस एग्जाम पे फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है। अब ऊंचाई के बारे में बात करें तो जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, यानी जनरल और जो आपका बीसी कैटेगरी है वो 165 सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी अगर कोई है तो 160 सेंटीमीटर। इसकी बात से एससी एसटी पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर, यानी एससी एसटी यहाँ पे पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग की महिला, भले वो अदर स्टेट की हो या बिहार की हो, सभी वर्ग की जो महिला है 155 सेंटीमीटर यहाँ पे उनकी हाइट नापी जाती है। अब यहाँ पे आता है सीना, जी दोस्तों सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, तो यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग और यहाँ पे आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जनरल 81 से 86 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, विशेष ध्यान दीजिएगा। एससी एसटी पुरुष के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, इसकी बस यहाँ पे महिला के लिए ये जो है मापदंड नहीं होता है। अब यहाँ पे वजन की बात करें तो महिला का जो है वजन 48 किलोग्राम आवश्यक होना चाहिए। 48 किलोग्राम से अगर उनका वजन कम है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिजिकल में छट जाएंगे, तो आप वजन को भी मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा आपका होगा, जिसमें बोला गया प्रथम चरण में प्रारंभिक यानी प्री एग्जाम होगा। 200 अंकों का एक जो है आपका पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मैं आगे बताऊंगा कितना परसेंट का नेगेटिव मार्किंग होता है। इसमें बोला गया है कि 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे, यानी मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है 30% है, उससे कम रहेगा तो फेल हो जाएंगे। लेकिन अच्छा कट ऑफ लाने के लिए, मतलब आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको बेहतरीन जो है करना होगा, तभी जाके आपका यहाँ पे जो है होगा। यानी जो है 200 अंकों में कम से कम आप जो है 160 180 के बीच आप लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जो यहाँ पे मतलब मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मतलब 150 का जो है एवरेज यहाँ पे आप मान के चलिए, तो बेस्ट से बेस्ट करना होगा तभी। अब यहाँ बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को जो है मेधा सूची में चयन किया जाएगा। सोचिए 20 गुना, वैकेंसी यहाँ पे 28, इसके 20 कर दीजिए यहाँ पे, समझ रहे ना। लगभग 500 कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये लोग जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे मेंस एग्जाम के लिए, समझ रहे। तो सोचिए अब 2 लाख 3 लाख तो जरूर फार्म गिर ही जाएंगे, एटलीस्ट 2 लाख नहीं तो 5 लाख के आसपास फॉर्म गिरेंगे। अब इसमें से 500 लोग ये लोग सिलेक्ट करेंगे, तो कट ऑफ सोचिए कितना हाई जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे कट ऑफ पार करेंगे उसी हिसाब से द्वितीय चरण में उनको बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण में होगा 200 अंकों का ही सामान्य हिंदी का और 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अंक इसमें 30% रखा गया है, लेकिन इसमें बेस्ट करना होगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा क्रमांक में नहीं जोड़ेगा। जो हिंदी के प्रश्न होंगे वो आपका मेधा सूची के लिए नहीं हो, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और द्वितीय जो प्रश्न होंगे, मतलब मेंस एग्जाम में 2 प्रश्न होंगे कि हिंदी का, और दूसरा प्रश्न सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, जहां से समझ आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, एवं परीक्षा की अवधि इसका भी 2 घंटा होने वाला है। यानी फ्रेंड्स प्रथम पत्र भी 200 अंकों का होगा, जो सिर्फ और सिर्फ सामान्य हिंदी होगा। ये दोस्तों पूरा का पूरा जो 100 प्रश्न होंगे जिसके अंतर्गत, यानी एक सही उत्तर के लिए 2 अंक। और दूसरा जो एग्जाम होगा इसी का मतलब द्वितीय पेपर, मेंस का द्वितीय पेपर, वो भी आपका जो है 2 घंटे का होगा, और 200 पूर्णांक का इसका भी क्वेश्चन होगा। 100 मतलब क्वेश्चन इसमें रहेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी 2 घंटे यानी 4 घंटे का आपका जो है मेंस एग्जाम होगा। अब यहाँ पे बताया गया कि दोनों चरण में, यानी प्री में भी और मेंस में भी, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों चरण में इतना अंक काटा जाएगा, यानी 0.2 अंक आपका जो है काट लिया जाएगा अगर आप गलत उत्तर यहाँ पे देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है, तो कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे कम ही जाता है। इसके से बोला गया कि मुख्य जो लिखित परीक्षा होगा उसके आधार पर वैकेंसी के 6 गुना लोगों को क्या करेंगे, लोग जो है चयन करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, यानी जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी के 6 गुना लोगों को यहाँ पे चयन करेंगे। तो इसमें भी कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाएगा। यहाँ पे 400 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें से हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा 200 अंक का, और 200 अंकों के आधार पर आपका जो है मेधा सूची यहाँ पे बनेगा। तो ये जो 200 अंक आपका होगा, जिसमें आपके जो ये वाले होंगे सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, सामान्य अध्ययन, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, ये सबसे मैटर करता है आपका फाइनल कट ऑफ दिलाने में। तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पे बोला गया, जिसमें आपको दौड़ होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसमें सिर्फ सफल होना अनिवार्य है, इसके लिए कोई आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। पुरुषों के लिए 1 मील की रनिंग करनी होती है, यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, जो 6.5 मिनट में आपको करना होता है। अगर इससे ज्यादा समय लेते हैं तो असफल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है मात्र 6 मिनट में। ऊंची कूद हाई जंप भी करना होता है। पुरुषों के लिए 4 फीट न्यूनतम आपको जो है हाई जंप करना होता है। अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो आप अघोषित हो जाएंगे। और यहाँ पे महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना होता है, जिसमें बोला गया कि 3 फीट से कम अगर आप कूदते हैं हाई जंप तो असफल घोषित हो जाएंगे। इसके वजह से लॉन्ग जंप होता है। पुरुषों के लिए 12 फीट जो है लॉन्ग जंप करना होता है, उससे कम करेंगे तो असफल हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप करना होता है, उससे कम करेंगे तो असफल हो जाएंगे। 9 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। फिर गोला फेंकना होता है, 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है, पुरुष को 16 फीट आपको फेंकना होता है। और अगर उससे कम अगर आप फेंकते हैं, उससे कम दूरी डिस्टेंस होता है ट्रेवल, तो असफल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए भी 12 पाउंड का गोला फेंकना होता है, 10 फीट फेंकना होता है। इस तरह से आपको जो बताया गया है। अब यहाँ बोला गया कि नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम
विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। अब यहाँ अंतिम मेधा सूची के बारे में बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट में। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य परीक्षा जो होगा, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। यानी आरक्षण जो है, मतलब बिहार में आरक्षण भी होता है ना, 35% महिला, SC ST अलग अलग परसेंटेज वाला आरक्षण है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका मुख्य परीक्षा का जो लिखित परीक्षा है उसके आधार पर किया जाएगा। अगर 2 अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होता है तो उस केस में जिनकी उम्र ज्यादा है उनको जो है मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। इस तरह से आपको बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि जो भी शैक्षणिक योग्यता है ये सब में अगर समान होता है तो उस केस में किसको सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे और भी है, अगर डेट ऑफ बर्थ सेम होता है तो उस केस में किसका सिलेक्शन करेंगे। अब रिक्तियों के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो कोटिवार रिक्ति बताया गया। अनरिजर्व में 12 सीट है जिसमें से 4 महिला के लिए रिजर्व है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति में 4 सीट है, 1 महिला के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति में 1 भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 5 सीट रखा गया, पिछड़ा वर्ग में 3 है, और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 सीट, यानी EWS के यहाँ पे 3 सीट है। इस तरह से 28 सीटों में से 9 सीट जो है महिला के लिए रिजर्व है, और यहाँ पे जो पोता पोती नतनी है स्वतंत्रता सेनानी उनके लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। तो अगर आप पोता पोती नतनी का क्लेम करते हैं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ सीट ही नहीं है आपका। महिलाओं के लिए प्रावधान यहाँ पे बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है कट ऑफ की तिथि वगैरह बताई गई कि 1 अगस्त 2024 को निर्धारित की गई है, यानी आपकी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और जो भी अहर्ता है वो सब 1 अगस्त 2024 तक फुलफिल होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन जो है 1 अगस्त के बाद, यानी 2 अगस्त के बाद अगर आपने किया हुआ है कंप्लीट, तो आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है चिकित्सीय जांच की, चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन की, तो आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया गया है। फी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो भी कैंडिडेट्स जो है पुरुष महिला है, और यहाँ पे मतलब जनरल है, BC है, EBC है, EWS है, या किसी अन्य राज्य के फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको जो है 700 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। SC ST है, बिहार के निवासी है, और बिहार राज्य की जो महिला है, महिला अभ्यर्थी बिहार राज्य के स्पेशली, भले वो अदर स्टेट से महिला है तो उनको 700 देना होगा। सिर्फ बिहार की जो महिला है और SC ST है उनको ही मात्र 400 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा, बाकी सबको जो है 700 रुपये आवेदन शुल्क देना होता है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि उम्मीदवारों का जो है अगर रद्दीकरण देखा जाए, मतलब अगर फॉर्म रिजेक्शन का कारण देखा जाए, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, जिसमें से मुख्य कारण है अगर आप फोटो सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप गलत आरक्षण कोटि का जो है भर देंगे तो उसमें भी आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रिमिनल से संबंधित न रखने का प्रमाण पत्र जो है समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर अगर समर्पित करती है तो उस समय भी आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से। यानी जो भी यहाँ पे वैकेंसी है, अगर कोई महिला फॉर्म भरती है, भले वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उनका जो जाति है या निवास है, जो भी वो लग रहा है फॉर्म भरने में, वो जो है पिताजी के जो है एड्रेस होता है ना, उसके एड्रेस पे बना होना चाहिए, न कि ससुर या जो आपके पति है उनका एड्रेस पे बना होना चाहिए। समझना, तो ये विशेष ध्यान देना है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की कैटेगरी यानी EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका जो EWS प्रमाण पत्र है वो 24-25 का जो है आय के आधार पर निर्गत होना चाहिए। सेशन 24-25 वाला आपको यहाँ पे लगाना होगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो लोग OBC से आते हैं, मतलब BC EBC जिसको बोलते हैं, BC EBC, वो NCL भी अपना जो है लेटेस्ट वाला ही बनवा के लगाएंगे। और अगर महिला है BC EBC का रिजर्वेशन ले रही है तो आपका जो BC EBC आपके पिता के आधार जो एड्रेस है वहां से एड्रेस से आपका जो है निर्गत होना चाहिए। मतलब देखिए नाम जो है आप ही का रहेगा। अब यहाँ पे फादर का नाम रहेगा ना कि हस्बैंड का, जैसा होता है ना कि आपका नाम क्या है, पिता का है, एड्रेस वगैरह जो आपका NCL बनता है उस पे, तो वो आपका नाम रहेगा, फादर वो रहेगा, एड्रेस आपका जो पिताजी वाला रहेगा, और सब जो है जानकारी भर के उसके बाद से आपका जो NCL निर्गत किया जाएगा। पति का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं करना है और पिताजी के एड्रेस पे ही आपको बनवाना है, ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे लोग यहाँ पे गलती कर देंगे। जो विवाहित महिला है उनके लिए जो है खास इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग समझ गए फ्रेंड्स इस भर्ती के बारे में। आई होप आप लोग समझे होंगे। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बता देंगे। 27 फरवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। हम उस दिन एक आपको प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।